हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, इसमें आपका दूसरा वीडियो है। लगातार आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँगा, नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं आरआरबी में, और ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे आरआरबी के एग्ज़ाम में। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ एन इन्फेंट बेबी बिकम ट्वाइस द बर्थ वेट एट एज ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन्फेंट होता है बेबी, उसका वजन डबल कितनी एज पर हो जाता है? आप सभी को पता हो क्या होगा कि इन्फेंट का वजन 2.5 से 3 किलो नॉर्मल माना जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये 2.5 से 3 किलो वज़न किस एज पर जाकर डबल हो जाता है बेबी का। ऑप्शन है आपके पास 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। तो आपको इसका आंसर देना है कि कब होता है डबल वेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मंथ पे जाके बेबी का वेट 6 किलो हो जाता है एवरेज, क्योंकि नॉर्मली 3 किलो या 2.5 किलो मानते हैं, तो उसी के अनुसार डबल हो जाता है। 6 महीने पर जाकर बच्चे का वज़न डबल हो जाता है, और एक साल पे ट्रिपल हो जाता है बच्चे का वज़न। 6 महीने पर डबल और 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जन्म लेने के 10 दिन बाद से बच्चे का वेट गेन स्टार्ट होता है, लगभग एवरेज मानते हैं 10 दिन के बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग जो 10 डेज होते हैं वो बाहरी वातावरण को अडेप्ट करने में बच्चे को लगते हैं। यूट्रस से बाहर निकलता है बच्चा, तो धीरे धीरे पहले वज़न कम होता है और फिर बाद में बढ़ना स्टार्ट होता है वज़न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग ऑफ हेड टुवार्ड चेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपके हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करने पर कौन सा मोशन होता है? ऑप्शन है आपके पास एबडक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी फ्लेक्शन, ऑप्शन डी सुपिनेशन। इनमें से कौन सा राइट होगा? तो इनमें से जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हम कैसे बता सकते हैं कि फ्लेक्शन होगा? फ्लेक्शन के कंडीशन में जो बॉडी का एंगल होता है वो कम हो जाता है, और वहीं एक्सटेंशन में बॉडी का पार्ट का जो एंगल है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमें नी के मूवमेंट कराए, हाथ का मूवमेंट कराएं बॉडी से दूर, तो वो एक्सटेंशन होगा, क्योंकि यहाँ एंगल बढ़ रहा है, और हम उसी हाथ को बॉडी के पास में लाते हैं तो एंगल कम हो रहा है, हम उसको फ्लेक्शन कहते हैं। वहीं एबडक्शन और एडक्शन दो चीज़ें होती है। एबडक्शन यहाँ दिया हुआ है, एबडक्शन मतलब जोड़ना, बॉडी के पास जो आता है उसे एबडक्शन कहते हैं, और एडक्शन बॉडी से दूर जाने वाली चीज़ को एडक्शन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें, तो इसका राइट आंसर सी होगा, फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, आईयूडी का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, ऑप्शन सी यूटेराइन परफोरेशन, ऑप्शन डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा राइट होगा? आईयूडी का मेन साइड इफेक्ट कौन सा होता है? तो यहाँ राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो आईयूडी का मेन साइड इफेक्ट होता है। और वैसे देखा जाता है कि ड्यूरिंग आईयूडी इंसर्ट करते टाइम मेन सिम्टम वेजाइनल ब्लीडिंग माना जाता है, और जब रिमूव करते हैं आईयूडी को तो मेन सिम्टम पेन को माना जाता है। नॉर्मली हम देखिए वेजाइनल ब्लीडिंग इज मेन साइड इफेक्ट एंड पेन इज सेकेंड मोस्ट साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी। तो इसका आंसर आपके सामने है। हम आईयूडी कब इंसर्ट करते हैं? वो है हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 से 8वें 10वें दिन तक, 7 से 10वें दिन
तक हम ब्लीडिंग फेज के बाद में 7वां या 7 से 10वें दिन के बीच में हमें इंसर्ट कर देना होता है आईयूडी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट टाइम फॉर इंसर्टिंग आईयूडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड 7 to 10 डेज विथिन 7 to 10 डेज के टाइम में हमें इंसर्ट करना चाहिए आईयूडी, बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्लेटलेट काउंट कौन सी डिजीज़ में कम होता है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रही है डिजीज़, इसका राइट आंसर होने वाला है डेंगू। डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लीडिंग हेमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन ज़्यादा देखने को मिलता है। एडिस एडेप्टी नाम के वायरस के द्वारा ये डिजीज़ कोज होती है, जो एर्बो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेंगू। डेंगू वायरस कोज प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है। ऑप्शन है बाय रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी बाय कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी डंपिंग, ऑप्शन डी इंसिनरेशन। इनमें से कौन सा राइट होगा। तो इनमें से राइट होगा बाय इंसिनरेशन। वेस्ट को जलाकर राख बना देना सबसे अच्छा मेथड होता है डिस्पोजल का। हॉस्पिटल वेस्ट के डिस्पोजल को जलाकर उसको राख बना देना सबसे अच्छा बेस्ट मेथड माना गया है। इसके अलावा हम देखते हैं, इसमें दिया गया है बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मीन्स होता है जो भी वेस्ट होता है उसको नाइट सोइल मतलब गोबर के साथ मिलाकर उसको खाद बना देना। कंपोस्टिंग का मीन्स नाइट सोइल के साथ मिलाकर, नाइट सोइल का मतलब होता है गोबर के साथ मिलाकर उसे कंपोस्ट बना देना, मतलब खाद बना देना, कंपोस्टिंग में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कंपोस्टिंग मेथड है वो सोइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सबसे अच्छा मेथड है, इम्प्रूव करता है सोइल की स्ट्रेंथ को। इसके बाद में हम देखते हैं बाई डंपिंग। एक यहाँ सी ऑप्शन दिया गया है डंपिंग। डंपिंग का मीन्स होता है वेस्ट को कोई लो लाइंग एरिया जहाँ वहाँ जाकर उसको वेस्ट को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देना। सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ। ह्यूमस का मीन्स होता है सुपरफिशियल लेयर होती है अर्थ की, उसमें कन्वर्ट कर देना बाय बैक्टीरियल एक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह कचरा फेंक दिया जाता है यूं ही, बाद में थोड़े दिनों बाद में अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। वो क्यों ख़त्म होता है, वो यही होता है डंपिंग। बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा उसको खा लिया जाता है और उसको मिट्टी में मतलब अर्थ की एक सुपरफिशियल लेयर बन जाती है उससे, जिसे ह्यूमस कहते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है आपके इंसिनरेशन। जलाकर राख बनाने को इंसिनरेशन कहते हैं। तो हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड है इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। एंटोमोलॉजी से आप क्या क्वेश्चन 6 है कि एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। एंटोमोलॉजी किस स्टडी को कहा जाता है। ऑप्शन है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी इंसेक्ट, ऑप्शन सी बिहेवियर ऑफ एंट्स, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स की बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। और एंड्स चींटियों की स्टडी को माइमेकोलॉजी कहा जाता है। माइमेकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंड्स। और फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स को डायजेनेसिस कहा जाता है। डायजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। डायजेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इसका राइट आंसर बी होगा इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज।
जब भी बच्चा यूट्रस में रहता है उस टाइम में बेबी के द्वारा किए गए मोमेंट्स का मदर के द्वारा फील करना क्या कहलाता है? जो भी मोमेंट्स बच्चे के मदर फील करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लाइटनिंग, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी क्विकनिंग, ऑप्शन डी बेलोटमेंट। इसका राइट आंसर होने वाला है क्विकनिंग। जो भी बच्चा इनिशियल मोमेंट्स करता है, जो कि मोस्टली 18 से 20 वीक की गेस्टेशनल एज पे देखा जाता है, बच्चे के मोमेंट फील किए जाते हैं मदर के द्वारा, उन्हें क्विकनिंग कहा जाता है। और ये मोस्टली 18 से 20 वीक की गेस्टेशनल पे देखा जाता है। 18 से 20 वीक पे ये बच्चे के मोमेंट होती हैं जो मदर फील करती है। इसके बाद में एक ऑप्शन है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मीन्स होता है बच्चे का यूट्रस पे धीरे धीरे नीचे आना। बच्चे के धीरे धीरे नीचे आने की कंडीशन को लाइटनिंग कहते हैं। इस कंडीशन में मदर अपने आप को हल्का महसूस करती है और इसमें बच्चा यूट्रस में लेबर की प्रोसेस के टाइम नीचे आता है, उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। लेबर की प्रोसेस से पहले की कंडीशन ये जब बच्चा अपने आप को डाउनवर्ड मूवमेंट करता है यूट्रस में। इसमें एक है क्विक एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मीन्स होता है एंट्री ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर। जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है प्रेजेंटिंग पार्ट का, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, बटक्स हो, स्कल हो, फेस हो, जो भी कोई भी बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका एंटर करना पेल्विक कैविटी में, पेल्विक इनलेट में एंटर करना, उसे एंगेजमेंट कहा जाता है। जो भी लार्जेस्ट डायमीटर होगा, आपको पता है कि अलग अलग डायमीटर इनलेट, आउटलेट और कैविटी के अलग अलग ट्रांसफ़र ओब्लिक के और एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो डायमीटर सबसे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट का पेल्विक इनलेट में एंटर करता है, उस कंडीशन को हम एंगेजमेंट कहते हैं। इसके बाद में लास्ट एक और है बेलोटमेंट। बेलोटमेंट एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसमें वेजाइना के थ्रू फील किया जाता है बच्चे को और टेपिंग की जाती है फिंगर से। टेपिंग करने लाइट टेप के बाद में अगर रिबाउंड होता है बच्चा तो ये फील किया जाता है कि बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट ही देखा जाता है। फीटस रिबाउंड होता है जब भी हम टेप करेंगे, लाइट टेप करेंगे अपने फिंगर्स से थ्रू वेजाइना। तो इसका राइट आंसर सी क्विकनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में एब्डोमेन के लोअर पार्ट में वाइट लाइन्स का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रेगनेंसी मार्क्स, ऑप्शन बी लीनिया नाइग्रा, ऑप्शन सी स्ट्राइग्रेविड्रम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्ट्राइग्रेविड्रम होगा। स्ट्राइग्रेविड्रम इज द राइट आंसर। प्रेगनेंसी मास्क का मीन्स होता है जो ब्राउन पैचेस बन जाते हैं फेस पे, मिलेज्मा की कंडीशन होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सब कुछ देखने को मिलता है प्रेगनेंसी टाइम में। और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वापस डिसअपियर होने लग जाते हैं धीरे धीरे। लीनिया नाइग्रा इज ए कंडीशन इन विच जो भी सॉरी इसके अलावा हम देखते हैं लीनिया नाइग्रा और स्ट्राइग्रेविड्रम। जो स्ट्राइग्रेविड्रम का मीन्स आपने देखा है कि लाइंस बन जाती है, वाइट लाइंस लोअर एब्डोमेन में, और स्ट्राइग्रेविड्रम में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि लोअर एब्डोमेन, ब्रेस्ट और थाइज पे सलवटे जैसे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में वेट गेन होता है मदर का, तो जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है डिप्रेशन का? ऑप्शन है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, ऑप्शन सी सुसाइडल आइडियाज़, ऑप्शन डी है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी।
तो इनमें से कौन सा नहीं है, डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन बिकॉज दिस इज़ द सिम्टम ऑफ मेनिया। क्योंकि ये मेनिया का सिम्टम है, ये डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसके अलावा हम देखते हैं बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन में देखने को मिलता है डेल्यूजन ऑफ डिप्रेशन और डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। डेल्यूजन ऑफ डिप्रेशन और डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस देखने को मिलता है, ना कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये मेनिया की कंडीशन होती है, इसमें अपने आप को सुप्रीम समझता है, जो भी पेशेंट होता है अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डिक मसल्स? कार्डिक मसल्स के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फैट। फैट जो होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का कार्डिक मसल्स के लिए। इसका राइट आंसर हो गया बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको नए नए क्वेश्चन आरआरबी के लिए चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ लगातार सीरीज चलेगी आपके आरआरबी के लिए, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जितना होगा। थैंक यू।